नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य की सुप्रतिष्ठित लेखिका सूर्यबाला जी की कहानी कब्जा। तो आइए सुनते हैं कहानी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। अंधेरी सुबह से शुरू हुई अपनी दिनचर्या की अंतिम किस्त की तरह मैं लस्त पस्त बिस्तर पर ढह गई हूँ। साथ की पलंग पर जो कृशकाय धंस गए गालों वाला व्यक्ति सो रहा है वह मेरा पति है। सिर्फ कुछ देर पहले मैंने पिछले दिनों महीनों की तरह आज भी पुचकार पुचकार कर उसे एक एक कौर खिलाया है। होठों के कोरों पर लगी जूठन एहतियात से पोंछी है, बह आई लार सुखाई है और दवाओं की आखिरी खेप देने के बाद नरम सुजनी उड़ाकर उसे लिटा दिया है। तेज असर दवाओं और ट्रंकुलाइजर की डोज पड़ने के साथ ही अपने दर्द और दुनिया जहान से बेखबर वह गहरी नींद में सो गया है। खाने की तरह ही दवा की गोलियां निगलने से पहले भी वह अपनी कमजोर अस्फुट आवाज में लगातार प्रतिरोध जताता रहा था, होंठ तक खींच लेने की कोशिश। लेकिन मैंने एक बच्चे की तरह ही जबरन उसका मुंह खोल गोलियां निगलवा दी थी। ठीक ठीक बच्चे की तरह भी नहीं, क्योंकि बच्चा होता तो मैं उसे डपट फटकार कर ज्यादा जल्दी खिला सुला सकती थी। रोशनी एकदम मध्यम कर मैं जल्दी से जल्दी पूरी तरह सो जाना चाहती हूँ, ताकि सुबह से फिर अपनी मुस्तैद दिनचर्या की शुरुआत कर सकूं। लेकिन तभी उसकी आती जाती सांस की घरघराहटें नीम अंधेरे में महीन घास के सूखे तिनकों सी भरने लगती हैं, इतनी ज्यादा कि मुझे सांस लेना कठिन महसूस होने लगता है। लेकिन यह मेरा भ्रम है। मुझे सांस लेने में तकलीफ भला कैसे हो सकती है? मैं अपने आप को समझाती हूँ कि मैं जितनी चाहूं उतनी और जैसे चाहूं वैसे सांस ले सकती हूँ। यह सोचने पर मैं मन माफिक ढंग से सांस लेने की कोशिश करने लगती हूँ। मन माफिक ढंग से सांस लेने से मेरा आशय सहज भाव से सांस लेना था। लेकिन मैं जितनी ही जी तोड़ कोशिश कर रही थी सहज होकर सांस लेने की, मेरी सांसें उतनी असहज होकर अटक रही थीं। इस घुटन घबराहट से मुक्ति पाने के लिए मैं अपना ध्यान पति पर केंद्रित करने की कोशिश करने लगती हूँ। उनकी तरफ भर आंख देखने की कोशिश, दिन भर उन्हें देखने आने वालों की आश्वस्तियां याद करने लगती हूँ। उन लोगों की आंखों में प्रदर्शित सुकून की इतनी भयानक दुर्घटना के बावजूद मेरा पति मुझे वापस मिल गया। वह बच गया। मैंने अपना पति पा लिया। इसे इसी तरह बार बार दोहराऊंगी तो शायद नींद आ जाए। सोई हुई इस काया के स्पर्श से शायद बहुत सारे स्पर्श सुखों की स्मृतियां पुनर्जीवित हो उठें और मैं सो जाऊं। मध्यम जलता बल्ब इतना मंद भी नहीं है कि मुझे पति का चेहरा न दिखाई दे। एकदम साफ साफ चेहरा उन्हीं का है। लगातार होने वाले ऑपरेशनों और खून की कमी से उत्पन्न कमजोरी से जैसे सिकोड़ दिया गया हो। बाल बेतरतीब गिरते तेज असह दवाओं की वजह से फटे रूखे होंठ, खुला मुंह, दुबली एक तरफ तकिए पर लटकी सी गर्दन। तभी उसने नींद में पैर फटकारे हैं। मैंने जल्दी से सुजनी खींचकर उसके बांस जैसे सूखे पैरों को ढांप दिया है और मध्यम बत्ती भी बुझा दी है। अचानक एक राहत सी, अंधेरा बड़ा आश्वस्तिकर हो उठा है मेरे लिए। मैंने तो सिर्फ पैर ढांपे थे, अंधेरे ने सब कुछ ढांप दिया, मुझे मुक्त कर दिया। सच सच कहूं तो मध्यम रोशनी में भी मेरी अपने पति की तरफ देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे प्रतिरोध के लिए बाध्य कर रही थी कि मुझे उनकी तरफ देखना ही है। लेकिन अब अंधेरा मेरे लिए सुरक्षा कवच बन गया। बच सकती हूं अपने आप से कि अंधेरे की ही वजह से चाह कर भी मैं उन्हें देख नहीं पा रही। उफ, इस तरह की बात भी अंधेरे में ही सोची जा सकती है ना। उजाले में तो चारों तरफ घटित होता हुआ इतना स्पष्ट और मुखर होता है कि यंत्रवत सब कुछ करते जाना होता है। आप अपने हिसाब से नहीं, निर्देशों के अनुसार परिचालित होते हैं। यह अंधेरा ही है जो आपकी मर्जी चलने देता है। तभी तो अंधेरे में मैं अपने मुताबिक अपना पति देख पा रही हूँ। चौड़ी छाती, दबंग काया, अति व्यस्त होने पर भी
इत्मीनान से मुस्कुरा लेने का अवकाश निकाल लेने वाला, आत्मविश्वास से दमकती आंखों के आसपास कहीं दूर दूर तक निरीहता, दुर्बलता और कमजोरी का नामो निशान नहीं। मेरी झींकती झुंझलाती दिनचर्या और खूंटी तुड़ाती बदहवासियां उसके सामने अपराधिनी सी सिर झुकाकर खड़ी हो जाती। जरूरत के हिसाब से समझाता बुझाता या धीमी आवाज में डपट कर शांत कर देता। आशय, अपनी काहिली और कमजोरी के लिए किसी और को दोषी मत ठहराओ। अपनी चूकें समझो और समझकर सुधार लो बस। ऑफिस में बॉस उससे अपनी उलझनें बांटता और खुद वह अपने सहकर्मियों मातहतों का खुशमिजाज बेतकल्लुफ दोस्त हुआ करता। एकमात्र कमजोरी समय की पाबंदी, उसकी मौजूदगी चारों तरफ उजास भर देती। कभी झरने सा बहता, कभी चट्टान सा अड़ा रहता। मैं लगातार टकराती रहती उस चट्टान से, कभी धारा सी छिटक कर फुहारों का गुलदस्ता बनाने के लिए और कभी सिर्फ माथा फोड़ने के लिए, तो कभी यूं ही शांत बहते रहने के लिए। सारा क्षोभ और झुंझलाहट उसकी अति व्यस्तता पर उतारती, लेकिन वह निर्द्वंद मुस्कुराता अखबार पढ़ता रहता, जैसे मुझे संभालना उसके लिए चुटकियों का काम हो, जैसे मैं कोई बच्ची हूं जो अपने खिलौनों से खेलती खेलती थक जिदियाकर पांव पटक कर रो पड़ी हो और अब अपने आप को बहलाए पुचकार लिए जाने की प्रतीक्षा में हो। मेरी अंतश्चेतना में कहीं गहरे यह बात बैठ गई थी कि यह सब कुछ जानता है। सिकंदर महान, महमूद गजनबी और शेर शाह सूरी की लड़ाइयों से लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले तूफानों तक कुछ भी पूछ लो इससे। किसी भी शहर के एसटीडी कोड, ट्रेनों के अराइवल डिपार्चर, नई से नई फिल्मों, नाटक, हीरो हीरोइनें, फाइनेंस, कारपोरेट शेयर, रेस कोर्स से लेकर रिलीजन तक दुनिया भर की जानकारी उससे हासिल की जा सकती है। इसका हाजमा बेहद दुरुस्त और मस्तिष्क चाक चौबंद है। कोई रोग दोष इसके पास नहीं फटक सकता, कोई आपदा नहीं व्याप सकती। पौरुष का पूंजीभूत ज्वाल। बचपन में पढ़ी रामधारी सिंह दिनकर की कविता याद कर मैं रोमांचित हो जाती। एक इत्मीनान देह अज्ञात में जीती और अपनी जिंदगी की गाड़ी को रफ्तार के लिए इसी एकमात्र पेट्रोल पंप से ईंधन की सप्लाई लिया करती। करवट लेकर कराह रहा है वह, हल्की फंसी खरखराती सी कराह। फिर खांसा है। डॉक्टर ने कहा है जब तक अंदर इकट्ठा हुआ फ्लूइड निकल नहीं जाता, ये महीनों तक ऐसे ही खांसेंगे। मैं सिहर गई हूं। उसे झकझोर कर कह भी नहीं सकती कि तुम ठीक तरह से खांसो ना। यह बुरी तरह खरखराती आवाज मुझे सहमाती है। डॉक्टर के तथा और लोगों के भी बराबर चेतावनी देते रहने से मैंने उससे एकाध बार पहले की तरह हल्के मूड वाली हंसाने की बात करनी चाहिए। वह हंसा भी, लेकिन वह हंसी इतनी दयनीय, इतनी निरीह थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। सिहर सिहर गई। कभी अपने प्रति उसके मन में करुणा भी उपजानी चाहिए तो एक निष्प्रभ शून्यता ही दिखी उसके चेहरे पर। दर्द की अनवरत आवाजाहियां सहते सहते वह एक शून्य वीरान चेहरा भर बच रहा है। लगता ही नहीं है कि इस चेहरे पर कभी कोई पिता, कोई पति मुस्कुराया करता था। कल दिन में पहली बार स्टूल पर बिठाकर नहलाया था। हाथ पैर अलग अलग साफ करने के बाद साफ धुला कुर्ता पहनाकर सहारा देकर खड़ा भी किया। आंख भर देखने की कोशिश की तो लगा जैसे आड़े टेढ़े बांसों में फंसा कुर्ता भर खड़ा हो। मेरा पति तो इस कुर्ते में बहुत फपता था। क्यों पहना दिया इसे आज? क्या चीख कर कहूं, खबरदार मत पहनना यह कुर्ता आज से, यह मेरे पति का कुर्ता है। नहीं, पागल नहीं हूं मैं। अच्छी तरह समझ गई हूं कि इस निरीह निष्प्रभ चेहरे में से मेरा पति पूरी तरह स्थानांतरित हो चुका है। अच्छा, तो क्या व्यक्ति में से व्यक्ति इस तरह विलीन हो जाया करता है? लेकिन फिर जो बचा है वह क्या है? कितना शरीर, कितना मन, कितनी इच्छा, या फिर शरीर जीवित, इच्छा मृत? मैं घबराकर मस्तिष्क को तलब करती हूँ, हमारे अंदर के सबसे समझदार साथी को। सचमुच
वह मन की तरह घबराकर भाग नहीं खड़ा होता, धर्म गुरुओं की तरह पुचकार कर प्रबोधता है कि यह दरअसल तुम्हारा पति ही है। धीरे धीरे तुम्हें यह पति स्वीकार हो जाएगा। इस बंधनहीन, निष्प्रभ, निरीह, कातर पति। गुजरते समय के साथ साथ इसकी भी तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ठीक है, वह नहीं रहा जो पहले था, तो तुम भी वह नहीं रह जाओगी जो पहले थी। मस्तिष्क फिर दूसरे सयाने लोगों की तरह समझाता है कि तुम्हारा पति तो तुम्हें वापस मिल गया ना, इससे बड़ी खुशी भी तुम्हारे लिए कुछ हो सकती है क्या? मैंने जिरह करना छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम मेरा पति अब मुझे वापस नहीं मिलने वाला। पति की काया पर बेशक मुझे कब्जा मिल गया है। पहले समझती थी देह नश्वर होती है, आत्मा अजर अमर, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कभी कभी देह भर रह जाती है, सारे एहसासों स्पंदनों से रिक्त। आजीवन उसके अजर अमर होने का छूछा उत्सव चलता रहता है। अचानक मैं फपक पड़ती हूँ, जाने कितनी देर तक वैसे ही फपकती रहती हूँ। होश तब आता है जब नींद में करवट लेते मेरे पति का अशक्त हाथ मेरी पीठ पर आ पड़ता है। काफी देर तक पड़ा रहता है वैसा ही, सूखा अशक्त हाथ, लेकिन वजनदार। मैं हटाती नहीं उसे, यूं ही पड़ा रहने देती हूँ। बहुत बहुत महीनों बाद वह हाथ मुझे स्पर्श कर रहा था, अजनबियत से पहचान तक का एक रास्ता सा बना रहा था जैसे। अचानक मुझे लगा उतना सूखा, उतना अशक्त नहीं था वह हाथ। कहीं एक मध्यम सा ही स्पंदन शेष है उसमें या फिर मुझ में, जो रास्ता बनाने में मुझसे बिना पूछे उसकी मदद कर रहा था। मुझे एक बात सूझी, आज से हर दिन यह हाथ मैं अपने सोने से पहले अपने ऊपर रख लिया करूंगी। मैंने खुद की बुझाई हुई मध्यम बत्ती जला दी और अपनी निगाह सोते हुए पति के दुर्बल निष्प्रभ चेहरे की ओर उठा दी। चेहरा जो मुझे एक स्वस्थ मुस्कुराते चेहरे तक पहुंचने की राह बनाता महसूस हो रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।